बहुत सारा मैथ का चैप्टर खत्म करने के बाद अब क्लास 10th का सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है त्रिभुज यानी ट्रायंगल। अगर किसी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो सकता है तो वो चैप्टर है आपका ट्रायंगल। अगर आपके मन में डर बैठा हुआ है किसी चैप्टर से तो वो चैप्टर है ट्रायंगल। तो चैप्टर 6 है क्लास 10th के मैथ में, एनसीईआरटी में भी चैप्टर 6 ही है। तो जब भी हम लोग ये चैप्टर पढ़ने जाएंगे तो उससे पहले हम लोग बेसिक चीजें जान लेंगे, बेसिक जो इंट्रोडक्शन है ट्रायंगल के बारे में वो चीज जान लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे ही चैप्टर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसके नाम पे चर्चा होगा कि ट्रायंगल यानी त्रिभुज, नाम से क्या क्या निकलता है और डिफिनीशन क्या है, त्रिभुज किसे कहते हैं, ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो देखिए त्रिभुज, त्रि मतलब तीन, अब भुज माने भुजा, हाथ, बाजू, कहने मतलब तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिभुज। हिंदी के अनुसार अगर त्रिभुज का डिफिनीशन देखा जाए तो त्रिभुज मतलब तीन भुजा, तीन भुजा। लेकिन इसके डिफिनीशन में एक चीज ध्यान रखना होगा कि तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को, तीन भुजाओं से बने हुए बंद फिगर को, बंद फिगर, क्लोज फिगर होना चाहिए। जैसे कि इसमें भी तीन भुजा है लेकिन ये त्रिभुज नहीं बोला जाएगा, इसमें भी तीन भुजा है लेकिन ये भी त्रिभुज नहीं बोला जाएगा। घिरे हुए क्षेत्र को घिरा होना चाहिए, क्लोज फिगर होना चाहिए। जब इसको ऐसे करके क्लोज कर देंगे तब बन जाएगा त्रिभुज, मतलब तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को कहेंगे त्रिभुज। हिंदी के अनुसार इसका डिफिनीशन हम लोग समझ गए हैं कि तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए ट्रायंगल, ट्रायंगल अब इंग्लिश में क्या बोलता है, हिंदी का डिफिनीशन कुछ और बोलता है और इंग्लिश का डिफिनीशन कुछ और बोलता है और दोनों मिला के त्रिभुज बनता है। देखिए ट्रायंगल, ट्राई मतलब होता है तीन, ट्राई मतलब होता है तीन और एंगल मतलब होता है कोण। ट्राई मतलब तीन, एंगल मतलब कोण, मतलब कि जिस फिगर में तीन कोण बने, ना तीन से कम और ना ही तीन से ज्यादा, तो उस फिगर को बोलेंगे हम लोग कि ये त्रिभुज है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लिए थे शुरू में यहाँ पर, तो देखिए कोण, कोना कय को बनता है, एक गो, दो गो, यहाँ तो बनिए नहीं रहा है, एक गो दो गो तो यहाँ नहीं बन रहा है, तो मतलब ये दोनों के दोनों त्रिभुज नहीं है। ट्रायंगल मतलब तीन एंगल बनना चाहिए, एक गो दो गो तीन गो बन रहा है तब ये त्रिभुज है। ठीक है, तो तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, जहां तीन गो एंगल हो उसे त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए त्रिभुज का डिफिनीशन हम लोग समझ गए हैं। अब त्रिभुज के प्रकार कितना प्रकार का होता है, तो देखिए इसका कैटेगरी में बांटा जाए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए मजाक नहीं, ठीक है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज कई प्रकार का होता है, का इसमें पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहला त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब समबाहु त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज होता क्या क्या है। तो इस त्रिभुज का खासियत है कि सम बाहु मतलब कि समान बाह, समान भुजा, मतलब इसका सारा का सारा जो सरफेस है, जो साइड्स है वो इक्वल होंगे। इक्विलेटरल इसको बोला जाता है इंग्लिश में, इक्विलेटरल, इक्वी मतलब इक्वल, लेटरल मतलब साइड्स, सारे साइड्स इक्वल हो। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसका सारा का सारा साइड बराबर होगा। मतलब ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। समबाहु त्रिभुज के बारे में और क्या जानना होगा कि जब सारा साइड बराबर होगा तो सारा का सारा एंगल बराबर होगा। ये एंगल, इस एंगल और इस एंगल, तीनों एंगल समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में इक्वल होते हैं। समबाहु त्रिभुज में जब तीनों एंगल इक्वल होते हैं, हमको पता है कि एक त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसका मतलब कि 180 तीनों मिला के है, तीनों इक्वल है। इसका मतलब कि ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तीनों कोण 60-60 डिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज के बारे में तीन चीज हम लोग जान गए कि सारा साइड इक्वल होता है, सारा एंगल इक्वल होता है और सारे एंगल का वैल्यू 60 डिग्री होता है।
एरिया इसका कैसे निकाला जाता है? एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, जहां ए बराबर क्या है? साइड। साइड मतलब भुजा। समबाहु त्रिभुज का अगर एरिया निकालना हो तो √3/4 साइड स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। अगर इसका हाइट निकालना हो, हाइट मतलब कि परपेंडिकुलर जो हो, हाइट निकालना होता है h बराबर होता है √3/2 a। a मतलब भुजा, √3/2 गुना भुजा। तो ये समबाहु त्रिभुज के बारे में जो भी फैक्ट था वो है। अब देखिए दूसरा त्रिभुज है समद्विबाहु। समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में नाम से ही पता है। सम मतलब समान, द्वि माने दो, अब बाहु मतलब कि साइड से यानी भुजा। जिसके दो भुजा इक्वल हो उसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब कि अगर कोई ट्रायंगल है उसमें केवल और केवल एक साइड के इक्वल है तो बोलेंगे कि ये समद्विबाहु ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, मतलब एक साइड के इक्वल होगा। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में एक फैक्ट। दूसरा फैक्ट क्या है कि इस बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। कितना डिग्री होता है इसमें ही फिक्स नहीं है। जैसे समबाहु त्रिभुज में फिक्स था कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, बराबर होता है। लेकिन इसमें बराबर कोण, भुजा के सामने का कोण तो बराबर होगा, लेकिन कितना होगा ये फिक्स नहीं है। अगर ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा, ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा। अगर कोई पूछ दे आपसे कि ये है आपका 50 डिग्री तो इसका ये कोण चाहिए, कोण का वैल्यू बताएं, कहेंगे ये दोनों तो इक्वल है। तब 50 180 का होता है दोनों, तो 180 में से 50 घटा दीजिए 130। 130 का आधा कितना हो जाएगा? 65। तो ये भी 65 हो जाएगा और ये भी 65 हो जाएगा। तो ये एंगल का वैल्यू नहीं देता है, बोलता है कि दोनों साइड से इक्वल होते हैं और दोनों एंगल भी इक्वल होता है समद्विबाहु त्रिभुज में, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में। जब दो त्रिभुज हम लोग जान जाएंगे उसके बाद तीसरा त्रिभुज हम लोग को जानने का जरूरत पड़ेगा, विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज, ये देखिए ये ऐसा त्रिभुज है जिसमें ना ही कोनो साइड के बराबर होगा, ना ही कोनो एंगल के बराबर होगा, तो उसको बोलेंगे कि विषमबाहु त्रिभुज है। कोनो साइड के इक्वल नहीं है, कोनो एंगल के इक्वल नहीं है, तो यह विषमबाहु त्रिभुज। और तीसरा में कौन सा आएगा? तीसरा त्रिभुज आता है, हम लोग पढ़ते हैं जो कि ज्यादा मिलता है हम लोगों को, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल। राइट एंगल के बारे में बोला जाता है कि कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा। कोई एक एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री मतलब कि एकदम सीधा, उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब आपको कहीं कहीं मिलेगा राइट एंगल ट्रायंगल में कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब कि समकोण भी है, इस साइड के बराबर भी है। जब भी समकोण त्रिभुज का बात आएगा तो एक कोण 90 डिग्री का होगा, ये पता होगा आपको। एक इसके सामने वाले भुजा को हाइपोटेनस यानी कर्ण बोलते हैं। एक जो एंगल का बात हो रहा है उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर यानी लंब बोलते हैं, और जो एंगल के नीचे होता है उसको आधार यानी बेस बोलते हैं। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना लंब, ये इसके निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर मान लीजिए कोई दूगो साइड दे दिया, एक साइड नहीं दिया, तो वो तीसरा साइड निकालने के लिए एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, पाइथागोरस, वो बता के गए थे कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। इंग्लिश में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। इस फॉर्मूले का यूज करके आप कोई दो गो दिया रहेगा तो तीसरा आप निकाल सकते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज था। अब मान लेते हैं कि इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला नहीं बताया, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला नहीं बताया, इसका तो होता है, जान के नहीं बताया है कि उसका यूज नहीं होता है। फॉर्मूला है लेकिन उसका यूज नहीं है। तो इसका तो फॉर्मूला पता चल गया, इसका पता चल गया, इसका नहीं पता चला। तो जिसका फॉर्मूला पता चल जाए चाहे ना पता चले, फिर भी आपको एरिया निकालना है, फॉर्मूला नहीं याद है
तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जिसको बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला मतलब कि वो हर जगह अप्लाई हो जाएगा। हीरो का फॉर्मूला है, वो कोनो ट्रायंगल हो, चाहे समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समकोण, कोई भी त्रिभुज में वो अप्लाई हो जाएगा। वो ऐसा फॉर्मूला है, इसको हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। अब देखिए हीरोन्स फॉर्मूला समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा पेरीमीटर के बारे में। पेरीमीटर यानी परिमाप। परिमाप किसे कहते हैं? तो अगर त्रिभुज है या चतुर्भुज है, ट्रायंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो, इसके सारे साइड के सम को पेरीमीटर कहते हैं, यानी कि परिमाप कहते हैं। सारे साइड के सम को मान लेते हैं 5 है, 3 है, 4 है, तो 5 4 9 3 12 इसका पेरीमीटर हुआ। इसमें मान लेते हैं ये 8 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 5 है, तो 6 4 10 8 18 5 23, इसका पेरीमीटर कितना हुआ? 23। तो ये पेरीमीटर होता है, यानी हिंदी में बोला जाता है परिमाप। ठीक है। अब परिमाप वर्ड के साथ एक वर्ड आता है सेमी, हिंदी में अर्ध बोला जाता है। सेमी पेरीमीटर, क्या बोला जाता है? सेमी पेरीमीटर, मतलब कि अर्ध परिमाप। सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा, परिमाप का आधा। परिमाप ने सेमी मतलब आधा, अर्ध, और पेरीमीटर माने परिमाप। अगर बात हम लोग ट्रायंगल का कर रहे हैं, ABC कोई ट्रायंगल है, इसका साइड ABC 3 को साइड मान लिए हैं कि नहीं दिया है, तो ABC अपने से मान लिया है, वेरिएबल्स है ये। तो मान लेते हैं 3 को साइड दिया है, अगर हमको सेमी पेरीमीटर निकालना होगा तो उसका पहले पेरीमीटर निकालेंगे। A + B + C तीनों साइड जोड़ देंगे तो पेरीमीटर हो जाएगा। और पेरीमीटर का आधा, सेमी मतलब आधा, तो बाई 2। ठीक है। सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है? A + B + C / 2। तो इसी को फॉर्मूला के रूप में केवल S बराबर लिखा जाता है कि A + B + C / 2। S बराबर, आप समझिए नहीं रहे हैं कि S माने होता क्या है। आपको से कोई पूछ दिया कि हीरोन्स फॉर्मूला बताइए, तो S बराबर A + B + C / 2। S क्या होता है? क्यों बाई में 2 आता है? ये है इसका आंसर, सेमी पेरीमीटर। देखिए, तो S बराबर तो समझ गए। अब हीरोन्स फॉर्मूला से निकालना क्या था हम लोगों को? एरिया निकालना था। तो एरिया निकालने के लिए उसका फॉर्मूला होता है A = √S S - A S - B S - C। इस फॉर्मूले का यूज करके आप लोग किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, चाहे वो समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो या समकोण त्रिभुज हो। कोई भी त्रिभुज हो, अगर तीनों साइड गिवन है तो इसका एरिया इजीली निकाला जा सकता है। ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसे मिटा दिया जा रहा है, क्योंकि अब इससे आगे का चीज जानना होगा। जब हम लोग क्लास 9th पढ़े थे तो उसमें बहुत ज्यादा एक वर्ड का यूज होता था, सर्वांग सम। सर्वांग सम हम लोग बहुत करते थे क्लास 9th में। तब पता नहीं अभी आप लोगों को याद है या नहीं है। सर्वांग सम और समरूप 2 वर्ड आता है। 9th में था सर्वांग सम और 10th में मिलेगा आप लोगों को समरूप। तो देखिए सर्वांगसम और समरूप में अंतर क्या है? एक मिनट। देखिए सर्वांगसम और समरूप, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। देखिए सर्वांगसम और समरूप समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लास 9th में तो सर्वांगसम, 10th में समरूप और 10th में तो दोनों मिला के भी पढ़ना है। सर्वांगसम और समरूप दोनों का यूज होता है यहाँ पर। तो यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि सर्वांगसम क्या होता है और समरूप क्या होता है। देखिए सर्वांगसम मतलब आप समझ लीजिए, अगर इसका कॉन्ग्रुएंट का अगर संधि विच्छेद करें सर्वांगसम का, तो क्या होगा? सर्व अंग सम। सर्व अंग सम मतलब सारा अंग समान, सारा अंग बराबर। अगर कोई भी आकृति
सर्वांग है तो उसका सारा पार्ट्स उसके सारे पार्ट्स के इक्वल होगा, बराबर होगा। कोई भी आकृति अगर समरूप है तो उसका सारा पार्ट सारे पार्ट के बराबर नहीं होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। अब एग्जांपल के तौर पे आप समझने का कोशिश कीजिए सर्वांग सम को। देखिए हम लोग डेली लाइफ में तो नहीं लेकिन फिल्मी लाइफ में देखे हैं, जुड़वा होता है, उसको बोल सकते हैं आप सर्वांग सम। मतलब कि इसका सारा अंग उसके सारे अंग के इक्वल है, जिसके कारण इसमें और उसमें हम लोग अंतर नहीं पहचान पा रहे हैं। सर्वांग सम मतलब वही होता है। अगर आप कुछ खरीदते हैं, दो चीज एकदम सेम टू सेम, जिसको पता ना चल पाए कि एक बार मिला देने पर कि दोनों में कौन किसका था, तो उसको बोला जाएगा कि सर्वांग सम है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं समरूप का, सर्वांग सम के साथ समरूप का, और वो भी ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल में किसको सर्वांग सम बोलेंगे? देखिए अगर दो को ट्रायंगल को कोई बोल दिया कि सर्वांग सम है, ये सर्वांग सम का सिंबल होता है, इक्वल के ऊपर एक जिगजैग फिगर। तो दो ट्रायंगल को अगर कोई बोल दिया कि सर्वांग सम है, मतलब इसका सारा अंग सारे अंग के बराबर है। जैसे मान लेते हैं कि ABC सर्वांग सम है अगर PQR के, ABC सर्वांग सम है अगर PQR के, तो AB इक्वल होगा PQ के, AB PQ के इक्वल होगा, BC QR के इक्वल होगा, QR के इक्वल होगा, और AC PR के इक्वल होगा। तीनों साइड के इक्वल होगा, और तीनों कोण के इक्वल होगा। यानी एंगल A एंगल P के इक्वल होगा, एंगल A इक्वल होगा एंगल P के, एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के, एंगल C इक्वल होगा एंगल R के। तो इस स्थिति को सर्वांग सम बोलते हैं कि सारा साइड सारा एंगल एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज का कॉरेस्पॉन्डिंग है आपका इक्वल होगा, तो उसको सर्वांग सम बोलते हैं। इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं, उसको भी हम लोग जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि और क्या क्या बातें हैं जो कि समरूप में होता है, अभी डिफिनीशन के तौर पर। अब देखिए समरूप समझने के लिए आप समझिए इसका संधि विच्छेद। समरूप, रूप केवल समान हो, अंग समान हो चाहे ना हो, रूप समान हो, रूप समान हो। जैसे कि आप बॉल ले लीजिए, ठीक है, क्रिकेट का बॉल हो या वॉलीबॉल का बॉल हो, दोनों गोल होता है, तो रूप दोनों का समान है, लेकिन सर्वांग सम नहीं है। एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। तो सर्वांग सम में ये क्या हो गया? समरूप हो गया। कभी कभी आप लोग के आस परिवेश में भी एग्जाम्पल मिलता होगा, किसी लड़के को देखकर उसके पिता का नाम आदमी बता देता है कि आप उनके लड़के हैं। कैसे? कि आपका फेस उनके फेस से मिल रहा है काफी हद तक, तो इसका मतलब कि आप उनके समरूप हैं, आप उनके समरूप हैं, आप अपने पिताजी के समरूप हैं, आप अपने पिताजी के सर्वांग सम नहीं हैं। मतलब कि वो जितने लंबे हैं उतने लंबे आप हैं कि नहीं है, ये पुष्टि नहीं होता है समरूप में। समरूप में बस ये पुष्टि होता है कि आप और वो समान दिख रहे हैं, समरूप हैं, सर्वांग सम नहीं है। जैसे कि अब ट्रायंगल में देख लिया जाए कि ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का समरूप दिख रहा है कि समरूप है, लेकिन सर्वांग सम नहीं है। अगर बोलना होगा कि ट्रायंगल ABC समरूप होगा ट्रायंगल PQR के, यानी ABC समरूप हो दिया जाए ट्रायंगल PQR के, तो इसका मतलब कि इसका A एंगल P के बराबर है, एंगल A एंगल P के, इसका सारा एंगल उसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का बराबर होगा, संगत कोण का बराबर होगा R के, ठीक है। और उसके सारे साइड का रेशियो, उसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होगा। जैसे कि AB बाई में PQ, AC बाई में PR, BC बाई में QR, ये सारा चीज इक्वल होगा अगर समरूप होगा तब। अब हम लोग को जानने का जरूरत आ गया कि अब कैसे हम लोग पता करेंगे कि सर्वांग सम है कि नहीं है। मान लीजिए कि अगर
दे दिया कुछ कुछ त्रिभुज के बारे में और बोला है आप प्रूफ कीजिए कि समरूप है कि सर्वांगसम है, जो भी है आप प्रूफ कीजिए। तो कैसे प्रूफ करेंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ मैथमेटिकल शर्तें होती होंगी, तो अब वो पढ़ेंगे। पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए। देखिए अब समरूप होने के लिए शर्त है। समरूप होने के लिए पहला चीज की, अगर दो गो ट्रायंगल है एबीसी और पीक्यूआर, इन दोनों ट्रायंगल को उसी स्थिति में हम लोग समरूप बोलेंगे। दो शर्तें हैं, या तो इसका सारा कोण उसके सारे कोण के इक्वल हो, या इसके सारे कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो। ठीक है, जैसे कि अभी पिछले बार में बताए थे। अब ध्यान दीजिए कैसे। पहला शर्त ट्रिपल ए बोला जाता है। ट्रिपल ए, ट्रिपल ए मतलब एंगल 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 एंगल, मतलब कि एंगल 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 मतलब कि इसका तीन गो एंगल उसके तीन गो एंगल के इक्वल होना चाहिए। जैसे पिछला वाला में बताए थे कि एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल सी, और एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल एंगल आर। मतलब इसके सारे कोण, इसके तीन कोण उसके तीन कोण के इक्वल होने चाहिए, तब बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है। दूसरा शर्त क्या है, डबल ए। ट्रिपल ए ना हो के डबल ए भी हो तो बोलेंगे कि त्रिभुज समरूप है। मतलब इसका कोई दो कोण उसके कोई दो कोण के इक्वल हो तो बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है, समरूप है, यानी सिमिलर है। यानी कि मान लेते हैं एंगल ए इक्वल एंगल पी और एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, तब हम बोल देंगे कि इसका दोनों एंगल उसके दोनों एंगल के इक्वल है, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। क्या कि तीनों का सम तो 180 होता है। एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, मान लेते हैं ये 60 है तो ये भी 60 है, मान लेते हैं ये 40 है तो ये भी 40 है। ये दो अगर इक्वल होगा तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होता है। कैसे, 60 40 100 और तीनों को मिला के 180, तो ये कितना हो जाएगा 80। 60 40 100 तीनों मिला के 180, तो ये कितना हो जाएगा 80। अगर दो को इक्वल होगा तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो ट्रिपल ए के साथ साथ एक रूल क्या हो जाता है, डबल ए भी हो जाता है। अब देखिए तीसरा एस 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 एस। अब एस 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 का मतलब क्या होता है, साइड साइड साइड। अब इसका ये जो है ना ट्रिपल एस, ये दोनों में है, समरूप में भी है और सर्वांगसम में भी है, लेकिन इसके यूज को बड़ी ध्यान से समझने का जरूरत है। तीनों साइड वाला है समरूप में भी है, इधर लिख लेते हैं सर्वांगसम के लिए कि सर्वांगसम में भी होगा। और तीनों एस का मतलब साइडे होता है, साइड साइड साइड। तो समरूप कब होगा, सर्वांगसम कब होगा। सबसे पहले सर्वांगसम के लिए समझिए कि सर्वांगसम तब होगा जब इसका सारा साइड इसके सारे साइड का इक्वल हो, इसका तीन साइड इसके तीन साइड का इक्वल होगा, तब बोलेंगे कि ई त्रिभुज के सर्वांगसम है। सर्वांगसम के लिए क्या होगा, ये सर्वांगसम के लिए है, सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट के लिए है। ट्रिपल एस से मतलब कि इसका सारा साइड, जैसे ए बी इक्वल हो पी क्यू के, ए बी इक्वल हो पी क्यू के, ए सी इक्वल हो पी आर के, और बी सी इक्वल हो क्यू आर के, बी सी इक्वल हो क्यू आर के। तब हम लोग कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ट्रिपल एस। अब आप ये मत सोचिए कि यही ट्रिपल एस सेम टू सेम ये है, सेम टू सेम नहीं है। इसमें था कि इक्वल होना चाहिए
और इसमें था कि इसका रेशियो इक्वल होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो या ना हो। तो देखिए इसमें क्या ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इक्वल होना चाहिए ए सी बाई पी आर, इक्वल होना चाहिए बी सी बाई क्यू आर, क्यू आर के, बी सी बाई क्यू आर के। इसके तीनों साइड का रेशियो उसके तीनों साइड के रेशियो के इक्वल होना चाहिए, जबकि इसमें इसका तीनों साइड उसके तीनों साइड का इक्वल होना चाहिए, तब सर्वांशम होगा। अगर रेशियो इक्वल होगा तो समरूप होगा। चौथा नियम देखिए, ये भी दोनों में है, सास, हम लोग इसको प्यार से बोलते हैं चौथा नियम को सास, साइड एंगल साइड, एस ए एस, इसमें भी वो है एस ए एस, इसमें भी वो है। सर्वांशम वाला पहले समझ लेते हैं, क्या कि 9th का बात है। सर्वांशम वाला में क्या है, साइड एंगल साइड माने दो गो साइड के इक्वल होना चाहिए, और दोनों के ठीक बीच में जो एंगल है वो उस त्रिभुज के दोनों के बीच वाले के एंगल के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब कभी ये नहीं होता कि कोई दो साइड है ये कोई एंगल, कोई दो साइड नहीं, दो साइड है, दोनों साइड के बीच वाला जो एंगल है, दूसरा त्रिभुज में दो साइड है, दोनों साइड के बीच वाले एंगल के इक्वल होगा, तबे त्रिभुज सर्वांशम होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे देख लेते हैं, अगर ए बी इक्वल है पी क्यू के, अगर बी सी इक्वल है क्यू आर के, अगर ए एंगल इक्वल है एंगल पी के, तो ये ट्रायंगल कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, कभी भी सर्वांशम नहीं होगा। ठीक है, कभी भी कॉन्ग्रुएंट, क्यों, दो साइड है, कोई एंगल तो मिल ही गया, लेकिन ध्यान दीजिए ए बी इक्वल है पी क्यू के, माने ई साइड के बराबर है, बी सी इक्वल है क्यू आर के, माने ई साइड के बराबर है, एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल ए इक्वल है एंगल पी के। जबकि बोला है एंगल तो बीच में है ना, अगर ई साइड है, ई साइड लिए है तो ई वाला एंगल लेंगे, तीसरा कोनो एंगल से मतलब नहीं है। इसमें ये साइड और ये साइड लिए हैं तो ये एंगल लेंगे, ई दोनों एंगल से कोनो मतलब नहीं है। तो ये रूल फॉलो तबे करेगा जब बीच वाला एंगल दोनों साइड जो लिए है ना, उसके बीच वाला एंगल उसके बीच वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों साइड में बीच वाला एंगल है एंगल बी, इक्वल होना चाहिए एंगल क्यू के, तब बोलेंगे कि दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांशम है, यानी कॉन्ग्रुएंट है। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के, ठीक है, सर्वांशम के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें समरूप के लिए देख लेते हैं। समरूप के लिए, सर्वांशम के लिए एक और शर्त है, आस, सास के बाद है आस, लेकिन पहले इस सास को समझ लेते हैं कि सिमिलैरिटी में कौन सा सास होती है, इनका क्या नाम होता है। इसमें इक्वल तो नहीं होगा, इसमें जब भी साइड का मतलब होता है कि उसका रेशियो, समरूप में यानी सिमिलर में, ध्यान से समझो बैठ के, समरूप में यानी सिमिलर में उसका रेशियो इक्वल होता है। जैसे कि मान लेते हैं ए बी, अब की ए सी लेते हैं, ए सी इक्वल है पी आर के, इक्वल नहीं रेशियो, ए सी बाई पी आर इक्वल बी सी बाई क्यू आर, दो साइड का रेशियो इक्वल आ गया, एंगल ए इक्वल एंगल पी होगा, तो ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा, क्या कि दोनों साइड के बीच में ना एंगल है, दोनों साइड के बीच में एंगल है, तो एकदम पीछे वाला एंगल इक्वल चाहिए। तो देख लेते हैं कौन कौन साइड के हैं, ए सी और पी आर, इसका ए सी इसका पी आर, मतलब ये साइड लिए हैं और ये साइड लिए हैं, बी सी क्यू आर ये साइड और ये साइड, तो इसमें सी और आर, इसमें सी और आर इक्वल होना चाहिए, तबे हम लोग कह पाएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये सिमिलैरिटी का सिंबल है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तब हम लोग कह पाएंगे। और देखिए इसमें आस का मतलब क्या होगा, आस मतलब कि लगातार दो एंगल एक गो साइड अगर इक्वल हो तो हम कह सकते हैं कि दोनों का दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी सर्वांशम होगा।
मतलब कि अगर कह दे कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो तीसरा साइड, अब बीच वाला साइड नहीं, तीसरा साइड, मतलब एंगल P इक्वल है एंगल A के, एंगल Q इक्वल है एंगल C के, तो उसका ठीक बाद वाला साइड BC इक्वल होना चाहिए QR के, तब हम लोग कहेंगे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ये कॉन्ग्रुएंट और सिमिलैरिटी से संबंधित कुछ नियम थे। एक आपका नियम आता है RHS, एक आता है आपका RHS कॉन्ग्रुएंट में, यानी सर्वांगसम में। RHS में क्या होता है कि एगो 90 होना चाहिए, दोनों में एगो 90 होना चाहिए, हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, और दोनों साइड में से कोनो एगो साइड एकर कोनो एगो साइड के इक्वल होगा तो बोल देंगे ये ट्रायंगलवा के कॉन्ग्रुएंट है, यानी सर्वांगसम है। अब इसका लगभग सारा प्रॉपर्टी हो चुका है। अब हम लोग जैसे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़े हैं कि पाइथागोरस बोले थे कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के। वो भी इस सिमिलैरिटी का यूज करके हम लोग प्रूफ करेंगे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति इसमें आएंगे थेल्स का थ्योरम, उसको भी प्रूफ किया जाएगा। तो ये केवल इंट्रोडक्शन वीडियो था, तो इसमें केवल ट्रायंगल से रिलेटेड इंट्रोडक्शन ही दिया गया, और इसमें सिमिलैरिटी सर्वांगसम और समरूप सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंट आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें थेल्स थ्योरम से सीधे स्टार्ट किया जाएगा। थेल्स थ्योरम और उसके विलोम प्रूफ करने के बाद 6.1 चैप्टर में हम लोग एंट्री करेंगे। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो, आज के लिए बस इतना ही।